नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। जिंदगी हमारा इम्तिहान लेती है, जिंदगी हमें कई सबक सिखाती है और जो इस सबक को याद कर लेता है, इस पाठ को पढ़ लेता है, वो आगे बढ़ जाता है। हमारी आज की तेजस्विनी भी कुछ ऐसी ही हैं, जिनके सामने कई चुनौतियां पेश आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉर्पोरेट जगत में काम किया, बहुत नाम कमाया, लेकिन उसके बाद अपने जीवन को अब समर्पित कर दिया उन लड़कियों के लिए जो मानव तस्करी के दंश को झेल रही हैं, उन लड़कियों के लिए जो मानव तस्करी के साए में जी रही हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए। हमारी आज की तेजस्विनी डॉक्टर रश्मि तिवारी। ये महज एक संघर्ष की दास्तां भर नहीं, इसमें जिंदगी में कुछ कर गुजरने की जिद है, सामाजिक सरोकारों से जुड़ने की बेचैनियां हैं, आदिवासी लड़कियों और महिलाओं की मानव तस्करी रोकने और उनको सशक्त करने की हट है, और वो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। और ये सब कुछ शामिल है रश्मि तिवारी की जिंदगी में। 9 साल की उम्र में पिता को खो देने से रश्मि और उसकी मां के जीवन में अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन रश्मि और उसकी मां ने हिम्मत नहीं हारी और रश्मि ने अपनी स्कूली शिक्षा के साथ साथ स्नातक फिर पीएचडी की पढ़ाई की और शिक्षण के काम में लग गई। इसी के साथ रश्मि एसोचैम से जुड़ गई और फिर कॉर्पोरेट जगत की राह पकड़ ली, जिसके बाद रश्मि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्द ही कॉर्पोरेट जगत में वो एक जाना पहचाना नाम बन गई। इसी बीच एक दौरे के दौरान जब रश्मि ने पिछड़े ग्रामीण इलाकों की महिलाओं, खासतौर से लड़कियों की नारकीय जिंदगी को करीब से देखा, तो इन महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया। रश्मि ने कॉर्पोरेट को छोड़कर आहान ट्राइबल फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में लड़कियों की मानव तस्करी को रोकने के बेहद जोखिम भरे काम में जुट गईं। आदिवासी लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी में उम्मीद की एक लौ बिखेरती रश्मि तिवारी हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर रश्मि तिवारी से, जिन्होंने अपने जीवन को अब लगा रखा है एक ध्येय के लिए कि उन लड़कियों की जिंदगी संवारनी है जो शायद कहीं ऐसे मकाम पर खड़ी हुई हैं जहां से आगे बढ़ने का उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसी लड़कियां जो आदिवासी इलाकों में है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रश्मि तिवारी। कैसे करती हैं आप ये काम, और आप तो इतना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपका नाम था, आप काम कर रही थी, क्यों आपने नौकरी छोड़ दी इस कॉज के लिए? ये 4-5 साल पहले की बात है और मैं CEO क्लब्स की इंडिया डायरेक्टर हुआ करती थी और फंडिंग के ही चलते मैं भुवनेश्वर गई थी एक आदिवासी स्कूल में बच्चों को देखने। अच्छा। कि उन बच्चों को हम कैसे मदद कर सकते हैं। उन बच्चों को मैंने जब देखा तो छोटे छोटे बच्चे बड़े खुश, और मुझे लगा जब ये रेजिडेंशियल स्कूल में इतने गरीबी में से आ रहे हैं और ये इतने खुश बच्चे हैं, हमारे दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में तो इतने खुश बच्चे मुझे दिखते नहीं हैं। हाँ। और तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इनके घर जाकर देखना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये इनकी गरीबी के बेंचमार्क्स क्या हैं। तो क्योंकि मेरे लिए उस समय तक गरीबी का बेंचमार्क जो था वो हमारे शहरों के झुग्गी झोपड़ी वासी थे। अच्छा। तो मैं गई और वो बहुत प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप विलेज था जिसमें गई, और जब पहुंची तो मेरे लिए शायद मेरी जिंदगी का उससे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट कोई नहीं था। क्या देखा था आपने वहां पे ऐसा? बहुत अजीब स्थिति थी, लोगों के घरों में कुछ नहीं था खाने को। ऐसे एक घर में गई जहाँ पर लड़कियों के पास पूरी तरीके से तन ढकने को कपड़ा नहीं था। 3 बहनों में से सिर्फ एक ही बाहर आती थी क्योंकि एक ही सेट कपड़ा था पूरा। और मेरे लिए ये भारत की हकीकत बहुत दुखदाई थी, बहुत हिलाने वाली थी। और बच्चे नहीं थे, बहुत सारे बच्चे कुछ उस रेसिडेंशियल स्कूल में चले गए थे, जो नहीं थे वो कहीं पास के ईटा भट्टा में काम करने गए थे, कहीं दिल्ली और जैसे बड़े शहरों में काम करने भेज दिए गए थे। माँ बाप को कोई पता नहीं था, पूरा गांव खाली, कोई कहीं मजदूरी करने गया है, कोई मतलब। और मुझे उड़ीसा की जो तस्वीर थी मेरे मन में वो ये था कि वो बहुत मतलब वहाँ पे तो कांथा का काम होता है, बहुत हैंडीक्राफ्ट का। तो जब आप गांव में तो जब आप गांव में जाएंगे तो आपको हैंडीक्राफ्ट करते लोग दिखेंगे। मेरी जो छवि थी वो ये थी, और उसके उलट वहाँ पर कुछ नहीं था। और मुझे समझ में नहीं आया कि बच्चों
जो मेरे चारों तरफ लोग थे वो मेरे से बस एक रिक्वेस्ट कर रहे थे अपनी कहानी के बाद कि मैं उनके बच्चों को ले जाऊं। और हमारे यहाँ बच्चे बहुत प्यार से पाले पोसे जाते हैं। हाँ। तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा दुखदाई था कि आप अपने बच्चों को क्यों दे रहे हैं। उनका था कि आप ले जाओ, जो मन में आए वो करो। तो क्या यही एक टर्निंग पॉइंट था जब आपने सोचा कि मैं मतलब कुछ कर लूं, कुछ ऐसा करूं जिससे कुछ कहीं कहीं पहुंच सकूं? उस समय टर्निंग पॉइंट वहां पर नहीं था, क्योंकि वहां पर मुझे सिर्फ एक लगा कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, और मेरे स्वभाव में नहीं है किसी को भी पैसे पकड़ा देना। तो मेरा पहला रिएक्शन था कि आप मुझे कुछ बेच सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्चे, मैंने कहा नहीं, बच्चों के अलावा कुछ बेच सकते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ। तब तक एक आदमी मुझे बीड़ी पीता दिखा, जो कि पत्ते वाली बीड़ी में वो भर के लोकल बीड़ी जो, मैंने कहा आप मुझे बीड़ी बेच सकते हैं? उसने कहा हाँ। मैं जितनी गांव में जितनी बीड़ियां थी मैंने सब खरीद ली, क्योंकि मैं वही एक तरीका था जिससे मुझे लगा कि मैं इनकी मदद कर सकती हूँ। पर उसके बाद 2 रात ना मैं सो पाई, ना कुछ और काम कर पाई। जिस मकसद से गई थी वो भी कुछ नहीं कर पाई। दिल्ली आकर के मैं मतलब बहुत कॉरपोरेट वर्ल्ड से बहुत डिटैच सी हो गई, और मैंने उस समय अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। ऐसी पोजीशन पे थी कि तुरंत तो आपको ऐसा नहीं होता कि आप रेजिग्नेशन दें और कल से आप अपने उस पे शुरू हो जाएं। बट उसके बाद मैंने बहुत सोचना शुरू किया कि बच्चों को क्यों बेचा जाता है। फिर दिल्ली में जब देखने लग गई, जब आप देखने लग जाते हैं तो हर मॉल में हर वीकेंड में ये कहानी थी कि कितने सारे कपल्स के पीछे एक छोटा बच्चा चल रहा है, और उसमें मुझे वो हर उड़ीसा का बच्चा दिखता था कि ये उस गांव से तो नहीं आया। और वो देखते देखते फिर मैंने बहुत रिसर्च करना शुरू किया। और आप पहुंच गई फिर झारखंड के चटक गांव। झारखंड के रांची में शुरू किया। रांची का ही लापुंग क्षेत्र में चटकपुर है, जहाँ से एक लड़की आई थी दिल्ली, जो कि मतलब माँ बाप ने बेच दिया था। बात तो थे नहीं, पिता माता जी ने उनकी बेच दिया था। और करते करते मैं उसके घर में पहुंची, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये चटकपुर से ही शुरू करना है। तो क्या आपका रिश्ता था झारखंड के उस गांव से? क्या आप वहां से बिलोंग करती थी? क्यों आप वहाँ मेरा कोई भी रिश्ता, एक रिश्ता था कि भारतवासी होने के नाते, क्योंकि जो मेरा पहला रिएक्शन था वो ये था कि मैं भी भारतवासी और ये भी भारतवासी, फर्क क्या है? सिर्फ ये कि मैं एक संपन्न परिवार में पैदा हुई और ये नहीं। ये फर्क होना नहीं चाहिए। और देशवासी होने के नाते भाई मेरे फेलो सिटीजन थे, तो मेरा क्या कर्तव्य है? पर डॉक्टर रश्मि तिवारी, आपने खुद बहुत संघर्ष किए हैं जिंदगी में, और आपका जो बचपन था वो भी इन्हीं संघर्षों के दौर से गुजरा था। जी, मैं 9 साल की अवस्था तक तो मेरी परवरिश बहुत राजकुमारियों की तरह हुई, और फिर पारिवारिक हालात कुछ इस तरीके से हुए कि मैं और मेरी माँ बिल्कुल सड़क पर आ गए, और कई रिश्तेदारों के घर गए, सबने मना कर दिया। और वजह मेरी माँ नहीं थी, वजह मैं थी। वो क्यों? 2 वजह थी। एक तो मैं 9-10 साल की हो रही थी, 6-7 साल में मेरी शादी की जिम्मेदारी आ जाती, तो जो रखता उसको मेरी शादी करनी पड़ती। तो ये जिम्मेदारी कोई लेने को नहीं तैयार था। पर पिताजी मेरे जन्म के पहले ही देहांत हो चुका था। तो 9 साल तक मैं अपने चाचा चाची के यहाँ पली थी। तो मेरी चाची का ही बहुत प्रभाव था, उन्होंने ही बहुत मतलब मेरे अंदर वो डाला था। और 9 साल तक मैं यही जानती थी कि चाचा चाची मेरे माँ पिता है। मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी माँ जो है ये मेरी माँ है। तो 9 साल की उम्र में अचानक से मुझे जिंदगी बिल्कुल 360 डिग्री टर्न हो गई, जहाँ पर कि नए माता पिता मिले। जो रिश्तेदार मुझे बहुत स्वागत करते थे कि ये बॉम्बे से परी आ रही है, उसको अचानक से नौकरानी की भी जगह नहीं मिल रही थी, और बहुत सारे मतलब दिक्कतें आने लग गई।
माता जी पढ़ी हुई नहीं थी, सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ा हुआ था, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल था। उन्होंने साबुन भरने के काम से शुरू किया, पेटियां भरती थी, मैं भी भरती थी उनके साथ। तो इस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी धीरे धीरे शुरू करी। बाद में जब हम वाराणसी आ गए, जो मेरा ननिहाल था, वहाँ पर भी उन्होंने ससुराल मायके, उनकी अपनी परंपरा, तो उन्होंने हर जगह के दरवाजे खटखटाए, कहीं पर नहीं रखी गई। फिर उन्होंने अल्टीमेटली अपना एक जगह उनको मिल गई सर छुपाने के लिए। तो 3.5 बाई 5.5 फीट का कमरा था, जिसमें कि एक बल्ब था, बस वही मेरा बेडरूम रहा है, वही मेरा किचन रहा है, वही मेरा ड्राइंग रूम रहा है। और वहीं से मैंने क्लास 7 से लेकर के मास्टर्स तक की पूरी शिक्षा प्राप्त करी। जी, लेकिन 7वीं क्लास में आपने कहा कि आप स्कॉलरशिप नहीं लेंगी, इसलिए क्योंकि वो स्कॉलरशिप फाइनेंशियली थोड़ी जो बैकवर्ड लोग होते हैं उनको दी जाती है। तो ये एक स्वाभिमान और आत्मसम्मान कहीं शुरू से ही रहा है? ये शुरू से ही रहा है, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं बहुत मजबूत औरतों ने मुझे पाला है। एक मेरी चाची जी, जो कि बहुत पढ़ी लिखी और बहुत एक शिक्षिका थी, कवित्री थी, और बहुत समाज के ऊपर ही कविताएं लिखती थी। तो उनकी जो वैल्यूज़ थी वो उन्होंने मुझे डाली। दूसरी तरफ मेरी माँ थी जो बहुत मजबूत थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनके जीने की जो शैली थी, जो स्वाभिमान से जीना है, वो मेरे अंदर कहीं दोनों तरह से आया। और जब मैंने स्कॉलरशिप के लिए मना किया तो मेरा बस ये था कि मैं थक चुकी थी, क्योंकि वो रीज़न मेरे ऊपर ही बार बार आ रहे थे कि मैं ही मनहूस हूँ, मैं ही ख़राब हूँ। और मुझे लगा कि अगर मैं एक गरीब छात्रा की स्कॉलरशिप लेती हूँ तो इसका मतलब गरीब तो बच्चा नहीं होता ना, गरीब तो माँ बाप होते हैं। तो मैं अपनी माँ को कहीं गरीब जता रही हूँ। तो मैंने उसके लिए मना कर दिया, और मैंने अपनी प्रिंसिपल को उस समय बोला था कि नेक्स्ट ईयर मैं स्कॉलरशिप लूँगी। और 7 से लेकर 8 से मास्टर्स PhD तक मैंने स्कॉलरशिप ली। जी, तो रश्मि तिवारी की कहानी हम सुन रहे हैं, और रश्मि तिवारी ने फिर क्या किया, ख़ास तौर से उन लड़कियों के लिए जो कि मानव तस्करी के द्वारा खरीदी और बेची जाती हैं। इनके बारे में जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और तुरंत हाजिर होते हैं तेजस्विनी में। आप बने रहिए हमारे साथ। Now the national news channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. एक बार फिर से आपका तेजस्वी में स्वागत है। आज हमारे साथ जानी मानी एक्टिविस्ट डॉक्टर रश्मि तिवारी मौजूद हैं। तो रश्मि जी, फिर एक दौर आ गया जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में छा गई, आप अमेरिकन चैम्बर से जुड़ी रहीं और तमाम आपने काम किए। वो यात्रा कैसी थी और किस प्रकार से वो चला? वो एक अपने आप को फिनेंशियली प्रूव करने की, अपने आप को प्रोफेशनली प्रूव करने की एक चाह थी, जो कि बहुत लॉजिकल एंड होता है हम जब बहुत पढ़ते लिखते हैं। और ख़ास करके जिस बैकग्राउंड से मैं आ रही थी, तो मेरे अंदर ये इच्छा ज़रूर थी कि मैं अपनी माँ को वो सब वापस दूँ जो उन्होंने खोया है। तो अपनी माँ को हर चीज़ वापस देने की होड़ में मैंने अच्छे से अच्छा किया, और नौकरी भी बहुत अच्छी करी। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में काम किया, IP कॉलेज में पढ़ाया, अमेरिकन चेंबर में डायरेक्टर की पोजीशन पे रही, CEO क्लब्स की इंडिया डायरेक्टर रही। और उस दौरान भी मैंने बहुत सारे NGOs को कॉरपोरेट से कनेक्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरा तरीका है वापस देने का। मैं नौकरी करते हुए अगर कुछ कर सकती हूँ तो ये इनको कनेक्ट करते हुए कर सकती हूँ, और अगर आप उस पोजीशन पे हैं तो आप इजीली ये काम कर पाते हैं। अच्छा रश्मि जी, फिर जब आप जो असली काम था, जो आपकी ख्वाहिश थी दिल से करने की, जब उससे जुड़ गई, क्या पाया आपने और क्या देखा? ख़ास तौर से झारखंड, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो मेड बनाकर लाई जाती हैं, तमाम तरह के उनके ऊपर अत्याचार होते हैं और ख़रीदी और बेची भी जाती हैं, बाहर भी जाती हैं। क्या देखा आपने और क्या पाया आपने वहाँ? मेरे लिए वो बहुत
माइंड ब्लोइंग बोलूं या आंख खोलने वाला बोलूं, मुझे मेरे लिए उसको शब्द नहीं है। जब आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कि माँ अपनी बेटी को बेचने को तैयार है, पिता अपनी बेटी को बेचने को तैयार है, बेटी खुद जाने को तैयार है, और सवाल ये है कि 2 टाइम का खाना तो मिलेगा। हम कहते हैं कि हमें अपने सपने पूरे करने के लिए जीना है, वहाँ पे तो जीना ही एक सपना है। बिल्कुल। और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, और जैसे जैसे मैं गांव घूमती रही, मेरे लिए वो उतना ज़्यादा आई ओपनर की तरह रहा। लगा कि ये सिर्फ एक जगह की समस्या नहीं है, ये तो हर गांव में समस्या है। काफी सारे ये तो नक्सल इलाके हैं, तो क्या उस तरह का डर नहीं आपको लगा कभी कि इस तरह से हम जा रहे हैं नक्सलवादी इलाकों में, जहां जाने से लोग डरते हैं, कतराते हैं? डर तो नहीं कह सकती कि डर लगा, क्योंकि पहली बात तो मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मुझे बस जाना था, और मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मुझे करना था। और जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो आपको फिर डर नहीं लगता। तो कभी आमना सामना नहीं हुआ? हाँ, मेरा सामना हर तरीके के लोगों से हुआ। जो एजेंट्स थे उनका विरोध हुआ, नक्सलियों से सामना हुआ कि आप यहाँ क्यों काम कर रही हैं। पिता जो थे, पिता भाई जितने थे, उनका बहुत विरोध हुआ। लड़कियों को आने नहीं दिया जाता था, माँओं को नहीं आने दिया जाता था। तो ऐसे सामने बहुत होते रहते हैं, और अभी भी कई जगह विरोध होता रहता है। तो किस तरह की ट्रेनिंग वहाँ पर आप इम्पार्ट कर रही हैं? किस तरह से उन लड़कियों को अवेयर कर रही हैं उनके अधिकारों के लिए, और कि कोई उनका जो है किसी भी प्रकार से शोषण ना कर सके, इसके लिए किस तरह से आप तैयार करते हैं उनको? हम सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, हम माँओं को भी तैयार करते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरा मानना है, और वो मेरा व्यक्तिगत एक अनुभव है, कि अगर माँ स्ट्रांग है तो वो बेटी को ये ट्रेनिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से दे ही देती है कि बेटी ताकतवर होगी ही होगी। ये मेरा मानना है, और मैं इसी पे ही काम करती हूँ। तो माँओं को ये समझाना कि आप जो कर रही हैं ये कहाँ, क्योंकि जब मैंने समझाना शुरू किया तो मुझे मालूम चला कि बहुत सारी माँओं को हकीकत मालूम ही नहीं थी कि जो वो बच्चे को काम करने भेजते हैं, या जिन बच्चों को पढ़ाई कराने के बहाने बरगला के बड़े शहरों में ले जाया जाता है, वहाँ की हकीकत क्या है। तो ये उनको दिखाना और उनको आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाना, ये हमने शुरू किया। उनको वोकेशनल ट्रेनिंग कराई। तो एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट सशक्त माँ, जिसमें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं और उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं। और ट्रेनिंग सिर्फ कुछ काम करने की ही नहीं, उसको मार्केट में बेचने की भी ट्रेनिंग। दूसरा प्रोग्राम हम करते हैं जो शहर की आदिवासी लड़कियों के लिए करते हैं, मेंटरिंग प्रोग्राम, जहाँ पर हम उनकी मेंटरिंग करते हैं और उनको मैच करते हैं उन्हीं आदिवासी क्षेत्रों से। जैसे रांची में करते हैं तो रांची के ही आदिवासी और गैर आदिवासी सफल इंसान हर क्षेत्र के, उन लड़कियों की मेंटरिंग करते हैं साल भर। रश्मि जी, क्या वहाँ पर जिस तरह से बरगला के लड़कियों को फुसला कर ले जाते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ पर, समोसे और जलेबी पर बरगलाई जाती हैं लड़कियाँ? समोसे और जलेबी पे देखिए, जब खाली पेट हो ना तो पेट भरने के लिए आप फिर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो क्या जो लड़कियां वापस आती हैं वहाँ पर, क्या वो अपने दुख दर्द शेयर नहीं करती हैं अपने माँ बाप से? वो क्या झेलती हैं बाहर जाके, इसके बारे में किसी को बताती नहीं? ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे सामने आती है कि लड़कियां जब वापस जाती हैं तो वो हमेशा उसको अच्छे तरीके से बताना चाहती हैं, क्योंकि अगर वो ख़राब तरीके से बताएंगी, वो बताएंगी कि उनका मानसिक शोषण हुआ, उनका शारीरिक शोषण हुआ, उनका आर्थिक शोषण हुआ, और वहाँ पर कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जो सपनों की दुनिया है वो एक्चुअली सपनों की दुनिया नहीं है। तो वो कहीं समाज से बाहर हो जाएंगी कि अरे ये तो इसका शोषण हो चुका है। तो उस डर से वो उसकी बहुत अच्छी तस्वीर खींचती हैं, और जिसकी वजह से और लड़कियां वापस उनके साथ चली जाती हैं। तो कितनी बार ये देखा गया है कि जो लड़कियां वापस जाती हैं वो खुद ही ट्रैफिकर बन जाती हैं। अच्छा, तो ये जो मतलब हम देखते हैं कि ख़ास तौर से बड़े महानगरों में, शहरों में जो मेड्स के नाम पर लेके आते हैं, कई तरह के शोषण उनके साथ होते हैं। और ऐसी तमाम लड़कियां जो कि वहाँ से आती हैं, क्या ऐसी भी कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने बगावत की, जिन्होंने ये कहा कि नहीं अब हम ये नहीं करेंगे? क्या ऐसी लड़कियों से भी आप
आपने? वो बहुत सारी लड़कियां हैं बगावत का जो कर रही है, जिन्होंने हमारे खुद के सेंटर में जो लड़की अंजलि जो सेंटर चलाती हैं, वो ट्रैफिकिंग की शिकार थी और उन्होंने बगावत करी। जब हमने वहाँ काम करना शुरू किया तो उनके साथ 3 और लड़कियों ने, जिस दिन हमारे सेंटर का इनॉग्रेशन था और मैं जब वीडियो मूवीज़ वगैरह दिखा रही थी, उस समय उसके बाद 4 लड़कियों ने एजेंट को उस गाँव से ही भगा दिया कि हम नहीं जाएंगे और तुमको किसी और को ले जाने नहीं देंगे। तो क्या वजह है, क्यों इस तरह के एजेंट सक्रिय हैं वहाँ पर? क्यों मतलब वो कहते हैं ना कि जो उनकी सप्लाई लाइंस हैं वो क्यों नहीं काटी जा पाती हैं? आपका क्या अनुभव है इस बारे में? पहला, क्योंकि हम डिमांड करते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने को तैयार रहते हैं। दूसरा, सप्लाई जो जहाँ से होती है वहाँ पर उनके पास उनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर 6 बच्चे हैं तो अगर एक बच्चे को बेच के 5 बच्चों का पेट भरा जा सकता है तो माँ बाप के लिए वो बहुत आसान सा रास्ता होता है। बच्ची खुद दूसरी तरफ जाना चाहती है क्योंकि उसको वहाँ कुछ नहीं मिल रहा। तो एजेंट्स के लिए ये बहुत आसान हो जाता है उनको वो सपने दिखाना कि हम वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है और तुम पढ़ भी पाओगी, तुम्हारा भविष्य भी बन जाएगा, ये कह करके उनको लाना। जी, हम देखते हैं कि जिस प्रकार की घरेलू मेड्स रखी जाती हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है, हम और आप उससे अच्छे से वाकिफ़ हैं। क्या आपको लगता है कि ये लड़कियां, क्या जैसे आप कह रही हैं कि उनके लिए तो ज़िंदगी जीना ही एक सपना है, बाकी सपने तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल, कैसे हम उन्हें बचा सकते हैं? और ख़ास तौर पर क्या आप आगे करना चाह रही हैं ऐसी लड़कियों के लिए ताकि वो इस दंश से मुक्ति पा सकें? पहले तो हम अपना एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो कि बड़े शहरों में ही होगा। जैसे दिल्ली में हम बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ शुरू करना चाह रहे हैं कि आप अंडर एज गर्ल्स को हायर मत करिए, आप डिमांड मत करिए। पर सबसे ज़्यादा डिमांड तो वही 7-8 साल से लेके शायद 16 साल तक की लड़कियों की ही है। जी, और दूसरी चीज़ कि हम वहाँ पर बहुत सारे, जैसे हमने अभी फुटबॉल की टीम हम लॉन्च करने जा रहे हैं अगले महीने, जो कि उन फुटबॉल की टीम के लड़कियों की है जो कि फुटबॉल खेलती थी और अब किसी आर्थिक परिस्थितिवश वो वापस फुटबॉल खेलना उन्होंने बंद कर दिया है। अब हम उनको वापस लेकर के आ रहे हैं ताकि उनकी फुटबॉल टीम बने। हम बहुत सारी वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं। लड़कियों को हम बहुत सेल्स ट्रेनिंग कराते हैं। जो लड़कियां भी थोड़ी पढ़ लिख गई हैं उनको हम कॉर्पोरेट्स के साथ मिल करके उनको सेल्स ट्रेनिंग कराते हैं ताकि वो लोकल सेल्स फोर्स बन सके। और हमने देखा है, हमने अभी तक की जितनी भी लड़कियों को सेल्स ट्रेनिंग में लगाया है वो पिछले 3 साल से लगातार स्टार परफॉर्मर रही हैं। और डॉक्टर रश्मि, ये सारा काम जो आप कर रही हैं ये अपने बलबूते कर रही हैं, अपने रिसोर्सेज से कर रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? हाँ, चुनौती तो है, और क्योंकि ये अपने आहन फाउंडेशन शुरू करना अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि जब आप एक पोजीशन पे होते हैं और अचानक से वो आय का जरिया काट देते हैं तो वो अपने आप में आपके ही लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी चुनौती होती है। और पर हमने अभी तक किया है। अब हमारा ये हमने सोचा नहीं था कि हम कभी इतना बड़ा कर पाएंगे। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे ये था कि नहीं, मैं जितनी लड़कियों की मदद कर सकूंगी करूंगी। पर आहन फाउंडेशन को जिस तरीके का रिस्पांस मिलने लग गया और जिस तरीके से हमें ज़रूरत लगी वहाँ पे काम करने की, अब मुझे लगता है कि नहीं, हमें फंड रेजिंग के लिए जाना पड़ेगा और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो अभी तक तो किया है, बट हाँ, आगे अब हम फंड रेजिंग वगैरह करना चाहेंगे। एक सस्टेनेबल मॉडल आहन फाउंडेशन का बनाना है। हमें उम्मीद है डॉक्टर रश्मि तिवारी कि आपने जो अब तक किया है और जो आगे करेंगी उसमें भी अभी जैसे सफल रही हैं, आगे भी आप ऐसे ही सफल रहेंगी और समाज के लिए अपना ये योगदान और कार्य करती रहेंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। तो ये थी रश्मि तिवारी, हमारी आज की तेजस्विनी। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।